जहर देख के पिया तो क्या पिया, इश्क सोच के किया तो क्या किया, और दिल लेकर दिल लेने की आस रखी ए दोस्त, अगर प्यार भी लालच के लिए किया तो क्या किया। जय हिंद। स्वागत करता हूं क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने कल रैंकिंग का पहला पार्ट पढ़ा था। आज रैंकिंग के जो बचे हुए टाइप्स हैं उन सवालों को देखते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल हम लोग लेकर आए हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है। अगर वह अपने स्थान से 4 स्थान दाएं चला जाए तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे यदि अब वह दाएं से 7वें स्थान पर है। देखिएगा आप लोग, ए अभी जो है वो बाएं से 9वें स्थान पर है। अगर वह अपने स्थान से 4 स्थान दाएं, देखो इस साइड से 4 स्थान दाएं, अगर 4 स्थान आगे चला गया ये तो 9 और 4 13 नंबर पर हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे यदि अब वह दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर इस साइड से वो अभी 7वें स्थान पर है तो आप बताओ, 13 और 7 20, और 20 में से एक कम कर दो तो 19। यानी अब वह, इसने पूछा था पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, कुल कितने लोग होंगे 19। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आप लोग, लड़कों की कतार में राम बाएं से 7वां और श्याम दाएं से 12वां है। जब अपने स्थान आपस में ये बदल लेते हैं तो राम बाएं से 22 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको। राम जो है वो बाएं से 7वें नंबर पर है। राम बाएं से 7वें नंबर पर, ये है राम। और श्याम जो है वो दाएं से 12वें नंबर पर है। अब श्याम को किधर माने, श्याम को यहां माना जाए या श्याम को यहां माना जाए, अभी ये डिसाइडेड नहीं है। लेकिन आप तो एक साइड में लिख लीजिए कि श्याम जो है वो इस सिरे से 12वें नंबर पर है। ये श्याम हो गया। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राम बाएं से 22 हो जाता है। एक बात बताओ, अभी जो है, अभी राम बाएं से 7वें नंबर पर है। अगर इसने अपना स्थान बदल लिया तो, अगर इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो ये कह रहा है कि राम जो है वो बाएं सिरे से 22 हो जाएगा। इसका मतलब था कि श्याम इसके राइट साइड में कहीं था, तो बाएं से 22 हो गया ये, और दाएं सिरे से ऑलरेडी ये पहले से 12वें नंबर पर था। तो आपको कतार में कुल कितने बच्चे हैं ये बताना था। तो 22 और 12 कितना हो गया, 34। लेकिन 34 बच्चे नहीं होंगे, इसमें से एक कम कर दीजिए आप, क्योंकि राम को हमने इस साइड से भी गिन लिया और राम को इस साइड से भी गिन लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 33। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में अनीता बाएं से 17वें और अजय दाएं से 18वां है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अनीता का स्थान जो है वो बाएं से 8वां है। अभी मैंने बताया था आपको, अनीता अभी है बाएं से 17वें नंबर पर। अनीता इस सिरे से 17वें नंबर पर, यह है अनीता। और एक बंदा है अजय, वो दाएं सिरे से, वो है 18वां, यह है अजय। मैंने आपसे कहा कि आप इसको ऐसे नहीं मान सकते कि अनीता इधर आ जाए या अजय इधर आ जाए। नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते आप। ये नहीं बता सकते कि ये अजय इधर होगा या इधर होगा। लेकिन इसने एक बात कही है आगे कि अनीता का स्थान जो है वो बाएं से 8वां हो जाता है अगर ये आपस में इंटरचेंज कर ले तो। ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर ले तो होगा क्या, होगा ये 18वां अजय था कि अनीता जो है वो बाएं सिरे से 8वें नंबर पर हो जाएगी। पहले कौन से नंबर पर थी, पहले थी 17वें नंबर पर। तो अगर इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, इसका मतलब अजय यहां कहीं होगा, तभी अनीता जो है वो वापस आ जाएगी बाएं। तो अनीता अभी हो गई 8वें नंबर पर, और पहले भैया आई तो अजय की जगह है, और अजय पहले था 18वें नंबर पर दाएं सिरे से। कक्षा में कुल बच्चे पूछे थे तो 18 और 8 आप कहेंगे जी 26, और 26 में से एक कम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25। आपको फॉर्मूला यूज नहीं लेना है। आगे चलिए, इस सवाल को देखिए आप लोग। इसने कहा था कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी साक्षात्कार में, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि ऐसे सवालों में आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार पढ़ना है, दोबारा इसको नहीं पढ़ना है। यही इस सवाल को करने की सबसे शानदार ट्रिक है। एक किसी साक्षात्कार के लिए 6 लोगों,
अन्नू, राहुल, मोनिका, सौरभ, मंजीत और सोनम, इनको बुलाया जाता है। मोनिका के अंक राहुल के अंकों से अधिक है। देखो इसको साइड में लिखते जाएंगे हम। मोनिका जो है उसके अंक जो हैं वो राहुल से अधिक है। ये एक लड़का है राहुल, इससे अधिक है। अन्नू के अंक केवल सौरभ और सोनम से कम है। अब देखो इसने ये कहा है कि जो अन्नू है इसके जो अंक आए हैं वो केवल सौरभ और सोनम से ही कम है, बाकी सबसे ज्यादा है। तो इस चीज को कैसे लिखें? इसको आप यहां लिख लो मोनिका, और ये है राहुल। आप मुझे बताओ ये बच्चे हैं कितने? ये हैं 6। तो ये इस सीक्वेंस में आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसने कहा है कि अन्नू के अंक, तो भाई अन्नू के अंक के सौरभ और सोनम से ही कम है, तो अन्नू आएगी यहां पर। और इन दोनों स्थानों पर या तो सौरभ आएगा या सोनम आएगी। अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको यहां रखा जाए, किसको यहां रखा जाए। ठीक है, आगे चलिए। राहुल के अंक सबसे कम नहीं है। अब आप बताओ कि मोनिका और राहुल ये दोनों इस सीक्वेंस में आएंगे, और या तो मोनिका यहां आए राहुल यहां आए, या मोनिका यहां आए राहुल यहां आए। और इसने कहा है आपसे कि राहुल के अंक सबसे कम नहीं है, सबसे कम नहीं है, तो फिर मोनिका आ जाएगी यहां पर और राहुल आ जाएगा यहां। तथा सौरभ के अंक सबसे अधिक नहीं है। एक बात बताइए आप कि सौरभ और सोनम इन दोनों में से एक जगह आएंगे। सौरभ के अंक सबसे ज्यादा नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसके होंगे? आप कहेंगे जी सोनम के होंगे, और इससे कम सौरभ के होंगे। अब सबसे कम कौन बच गया? मंजीत। ये आपकी पजल सोल्व हो चुकी है। ये रैंकिंग जो है ऊपर नीचे का क्रम इनका डिसाइड हो चुका है। क्या पूछा है इसने पूछा किसके चयनित होने की संभावना सबसे अधिक है। भाई 6 लोग दिए गए हैं और जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो सबसे पहले चयनित होगा। तो सबसे पहले चयनित होने के किसके चांसेज हैं? वो है सोनम के। डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये था किसके चयनित होने की संभावना सबसे कम है। तो भाई जिसके सबसे कम नंबर आए हैं उसके चयनित होने की संभावना सबसे कम है। तो सबसे कम नंबर आए हैं मंजीत के, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंजीत। आगे चलिए। अगला दिया था कि अंकों के आधार पर कौन सा तीसरे स्थान पर है। तो भाई हमने चेक किया था कि सबसे ऊपर जो थी वो थी सोनम, फिर आया था सौरभ, और तीसरे नंबर पर कौन आया था? वो है अन्नू। तो अंकों के आधार पर कौन सा तीसरे स्थान पर? हम कह देंगे जी अन्नू। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोनिका से कम अंक कितने व्यक्तियों के हैं। अगर एक बार आपने ये रैंकिंग का सीक्वेंस इनका बिठा लिया तो फिर ये 5 नंबर जो हैं ये आपके फ्री के हैं। 2-2 3-3 सेकंड में सवाल हो जाएंगे। मोनिका से कम अंक कितने लोगों के हैं? तो वो है 2 लोगों के। मोनिका से कम अंक कितने लोगों के हैं? तो वो है 2 के। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल था हमारा कि ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है। इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे करें। ए बी से लंबा है, मैंने कहा आपको एक भी चीज छोड़नी नहीं और एक बार पढ़ना है आपको। ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। अब देखो यहां ये एडजस्ट नहीं होगा, तो आप इसको साइड में लिख लीजिए कि सी जो है वो डी से तो लंबा है लेकिन ई से छोटा है। बी जो है वो डी से छोटा है, ये बी जो है वो इस डी से तो छोटा है, और डी जो है वो ए से लंबा है। तो भाई डी जो है वो ए से लंबा है और ए ऑलरेडी बी से बड़ा था ही। ये हमारी जो रैंकिंग है वो सोल्व हो गई। सबसे लंबा कौन था? तो वो था ई। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे लंबा कौन है। अगर ये पता करना है आपको तो भाई जो बड़ा है उसको हटा दो। ए बी से लंबा है तो बी तो अपना आंसर नहीं हो सकता। सी डी से लंबा है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। और इसने कहा परंतु ई से छोटा है, तो सी भी कट गया। फिर कह रहा है बी डी से छोटा है, बी जो है वो डी से छोटा है, ये कट गया। और डी जो है वो ए से लंबा है, तो भाई ए भी कट गया। बचा कौन? बचा आपके पास ई। ठीक है, नेक्स्ट। एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी महिलाएं हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष होंगे? आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को रोकिए यहीं और आप खुद सोल्व कीजिए एक बार। देखो
13 आदमी है, टोटल 13 कैंडिडेट हैं, और इसने कहा है कि हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है और पहला और लास्ट में भी महिला है। तो भाई आप मुझे बताना, पहली महिला होगी, तीसरी भी महिला होगी, इसके बाद में 5वीं भी महिला, 7वीं महिला, 9वीं महिला, 11वीं और 13वीं। तो कुल मिला के ये कितनी महिलाएं होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 अगर महिलाएं हो गई तो भाई 13 में से अगर 7 कम कर दिए तो जो बच गए वो कौन थे? वो थे पुरुष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल था हमारा कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी बाएं छोर से 16वीं है, और इस तरीके से इन्होंने चेंज किया है। टीना जो है वो बाएं छोर से 15वीं है, ये टीना, और ये बाएं छोर से 15वीं, ये है टीना। और रजनी जो है वो दाएं छोर से 16वीं है, और रजनी टीना के दाएं है। रजनी जो है वो टीना के दाएं, यानी इस तरफ होगी रजनी, तो ये रजनी, और ये दाएं छोर से कौन से नंबर पर थी? ये रजनी जो है वो थी 16वें नंबर पर। जब टीना अपने से 5 स्थान बाईं ओर खिसकती है, टीना वापस बाईं ओर आती है, तो अब टीना अगर इस साइड से मैं देखूं तो 10वें नंबर पर आ गई। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, देखो इनके बीच में 8 लड़कियां हैं, और ये है रजनी, ये है 16वें नंबर पर। आपसे पूछा था कि इसमें कुल बच्चे कितने हैं, कैसे करेंगे इसको? आप बताइए कि 1 2 3 और 4। मैं कहूं आपसे कि भाई 1 और 4 के बीच में 2 बच्चे हैं, तो अगर चौथे नंबर पर मुझे जाना है तो 1 में 2 तो ये जोड़ूंगा, 3 और 1 एक्स्ट्रा, तो तब जाके मेरे 4 आएगा। तो 10 में से अगर मुझे पता है कि किसी बच्चे का स्थान इधर से 16वां है और इधर से मुझे पता करना है, तो 10 और 8 18, 18 और 1 19, तो ये हो गया आपका 19। मतलब इस तरफ से जो रजनी है वो है 19वें नंबर पर, तो 19 और 16 को अगर आपने जोड़ा तो 9 6 15 5 1 3 35 आया। लेकिन क्या 35 आंसर है? नहीं, आंसर होगा इसका 34। एक कम कर देंगे इसमें से। समझ गए आप लोग? हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि टीना को इसने 5 स्थान पहले खिसकाया था, 5 स्थान पहले किसका दिया, ये आ गई 10वें नंबर पर, और 10वें नंबर पर आने के बाद इसने कहा कि इन दोनों के बीच में 8 स्टूडेंट हैं, तो 10 और 8 18 तो ये हो गए, और एक ये खुद, तो 19वें नंबर पर है इधर से रजनी, इधर से 19वें नंबर पर थी, इधर से 16वें नंबर पर थी, दोनों को जोड़ दिया हमने, लेकिन जो आया उसमें से एक कम कर दिया, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल था कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। नीता जो है वो ऊपर से है 22वें नंबर पर, यह है नीता। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है। देखो ये इससे 5 स्थान नीचे है, तो ये हो जाएगा 22 और 5 27वें स्थान पर। ये कौन है? ये है कमल, और ये नीचे से 34वें स्थान पर है। अगर ये तो कमल का स्थान हो गया ऊपर की तरफ से, अगर नीचे की तरफ से देखा जाए तो कमल है 34वें नंबर पर। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात जो है वो 4:1 है, तो आपको ये बताना था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। भाई हम जो ये देख रहे हैं ये है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात, तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए ये हम चेक कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को ऐड करोगे तो ये 11 1 3 2 5 और 1 6 61 आए, लेकिन 61 बच्चे नहीं हैं, आप इसमें से एक कम कर दो, यानी कुल जो पास हुए वो हो गए 60। और इसने अनुपात जो दे रखा है फेल और पास का वो दे रखा है 4:1, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो 60 है ये है वैल्यू 4 की। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 5 की वैल्यू पता करनी थी, बस हो गया। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 5 75। ये गणित कैसे आई इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। मैं आपसे कहता हूं कि ये 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, और इनके पास में जो जमीन है वो है मान लीजिए 30 बीघा। तो आप कहेंगे जी आज की डेट में तीनों के पास आ जाएगी कितनी 10-10 बीघा। अगर मैं अनुपात देखूं तो 1:1:1, लेकिन हुआ क्या कि इसकी जो बीवी थी, ये इसकी बीवी थी,
ये मर गई, ये आदमी कुंवारा रह गया, इसके बच्चे नहीं हुए, तो भाई ये आदमी जो है वो इनके पास खाना खाने लग गया। तो इसने कहा भाई ठीक है भाई साहब, आपकी जमीन में, मेरी जो जमीन है मैं आपको दे दूंगा। तो इसके पास तो एक ही रही, लेकिन अगर अनुपातों में देखूं तो मैं ये एक और एक मिलके 2, यानी आप कहोगे इसके पास 10 बीघा रही, इसके पास 20 बीघा रही। अब एक तो सवाल दे देता ऐसे, और एक आपसे कहता कि ये 2 भाई हैं, ये 2 भाई हैं, इसके पास 1:2 में जमीन है और जमीन है 30 बीघा। तो आप कह देते कि भाई 30 बीघा के हमें 3 टुकड़े करने, यानी ये जो 30 बीघा थी इसके हमें 3 हिस्से करने, और उसमें से एक हिस्सा इसको दे देना है। तो इसके हिस्से में कितनी आती? 10 बीघा। या तो इसको सवाल को इस तरीके से देता। दूसरा कैसे दे सकता था? दूसरा ऐसे दे सकता था कि आपको इसकी जमीन बता देता कि इसके पास 10 बीघा जमीन है, तो बताओ कुल जमीन कितनी थी। तो आप कहते जी एक हिस्सा इसके हिस्से में आया है और वो है 10 बीघा, तो कुल हिस्सा कितना है जमीन का? वो है 3। तो मतलब कितने बीघा जमीन हो जाती? 30 बीघा। तो हमारा जो सवाल था वो भी यही था कि जो पास है बच्चे और जो फेल है, इनका जो रेशियो है वो है 4:1, और पास बच्चे आपको दे रखे थे 60। तो भाई 60 जो है वो अनुपातों में किसकी वैल्यू है? 4 की। हमसे पूछे थे टोटल बच्चे कितने हैं पास और फेल जो है, तो वो है 5। तो भाई 4 से काटा इसको, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 15 5 75। ये हमारा आंसर था। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा लग रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं से 7वां है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं। देखना आप लोग, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां है। ये गणेश और ये अक्षय के बाएं 7वां है, यानी अक्षय जो है वो यहां कहीं है और अक्षय के बाएं को 7वां इधर, ये है गणेश। विजय जो कि पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। एक लड़का है विजय, वो पंक्ति के बाएं छोर से, ये विजय, ये बाएं छोर से 20वां है, और अक्षय के दाएं 7वां है। अक्षय के दाईं तरफ 7वां है, तो भाई अक्षय यहां कहीं होगा, अक्षय, तभी इसके दाईं तरफ होगा ये, तो इसके दाईं तरफ 7वां है। तो भाई अगर ये 7 स्थान इसके आगे है तो ये इसके 7 स्थान पहले होगा, यानी इस साइड से अगर मैं देखूं तो अक्षय 14वें नंबर पर होगा, और अक्षय से भी 7 स्थान पहले गणेश है, तो 7 स्थान और कम कर दो, यानी गणेश कौन से नंबर पर है? वो 7वें नंबर पर हुआ। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, अब देखो हमें पता चल चुका कि गणेश जो है वो इधर से है 7वें नंबर पर, और कमलेश एक लड़का है वो गणेश के दाएं तीसरा है। तो भाई गणेश की दाईं साइड कौन सी होगी? आप कहेंगे जी ये तो है बायां और ये है दायां, तो इसकी दाईं साइड ये वाली, तो 7 और 3 यानी 10वें नंबर पर इधर से वो है कमलेश, और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। ये किसकी बात हो रही है? यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो इस छोर से ये जो है ये है 20वां। आप बताओ क्या सवाल सोल्व नहीं होगा? हमें एक बच्चे की दोनों साइड से स्थितियां पता चल चुकी है, तो क्या आप सवाल सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल हो जाएगा। 20 और 10 आप लोगों ने खूब पढ़ा है कि 20 और 10 30, और 30 में से एक कम कर दो तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 29। ठीक है, आगे चलिए। अब ये थोड़े से अलग टाइप के सवाल आ गए, इनको कैसे देखें? दी गई श्रेणी में कितनी सम संख्याएं ऐसी है जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या है परंतु ठीक बाद कोई सम संख्या नहीं है? आपको कैसी संख्याएं छांटनी है? आपको ऐसी संख्याएं छांटनी है कि सम संख्या हो, जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या, जस्ट पहले आपको विषम संख्या ढूंढनी है, जस्ट पहले आपको ढूंढनी है विषम संख्या, और इसके ठीक बाद में कोई सम संख्या नहीं होनी चाहिए। सम संख्या नहीं हो तो इसका मतलब ये बाद में भी क्या होगी? अरे भाई संख्याएं तो 2 ही प्रकार की होती है, एक सम और एक विषम।
तो अगर सम नहीं है तो विषम होनी चाहिए। कितनी सम संख्याएं ऐसी है जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या है परंतु ठीक बाद कोई सम संख्या नहीं है, तो विषम होगी। अब आपको करना क्या है, सम संख्याएं आप लोग जानते होंगे, सम संख्याएं वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। यह है सम संख्याएं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। तो आप इस सवाल को कैसे करो, या तो आप ऐसे एक एक को देखो, या फिर आप ये करो कि हमें तो ये पता लगाना है कि सम संख्या के पहले भी विषम हो और बाद में भी विषम हो, तो हम केवल सम संख्या को क्यों ना देखें। जैसे पहली सम संख्या है 4, 4 के पहले तो विषम है लेकिन 4 के बाद में एक सम संख्या है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद सम संख्या है 8, तो देखो 8 से पहले तो सम संख्या है जबकि होनी विषम चाहिए थी, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद चलो देखो 6 एक सम संख्या है और 6 के जस्ट पहले एक विषम संख्या है और 6 के बाद में भी क्या है, एक विषम संख्या है, तो हमारी एक संख्या तो हो गई है। दूसरी जैसे 2 एक सम संख्या है, 2 से जस्ट पहले भी एक विषम है और 2 के जस्ट बाद में भी एक विषम है, ये भी हमारा आंसर हो गया। अगर मैं 8 की बात करूं, अब देखो यहां से आपको ऐसा नहीं है कि 8 को छोड़ दो, अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 से पहले भी एक विषम संख्या है और बाद में भी एक विषम संख्या है, तो ये भी एक इस कैटेगरी में आएगी। और देखो ये एक सम संख्या है, तो देखो इससे पहले भी एक विषम है और इसके बाद में भी एक विषम है, तो ये भी इस कैटेगरी में आएगी। अगर मैं 8 की बात करता तो देखो 8 से जस्ट पहले विषम है लेकिन जस्ट बाद में सम है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 जो है उससे भी पहले सम है। अगर मैं 2 की बात करूं तो देखो 2 से पहले भी विषम है और बाद में भी विषम है, तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी, ऐसी संख्याएं हो गई हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5। आगे चलिए, निम्नलिखित अंकों की सूची में कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद 9 है परंतु ठीक पहले 3 नहीं है। कैसे करें भाई इसको, आपको ऐसे 6 बताने थे, ऐसे कितने 6 हैं जिनके जस्ट बाद में तो है 9 और ठीक पहले है 3। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्बिनेशन देखना है कि 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन कहां आता है, सिर्फ, क्योंकि इसने कहा ही हमसे यही है कि सूची में कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद में तो आना चाहिए 9 और ठीक पहले आना चाहिए 3। तो देखो भाई 3, 6, 9, देखो एक तो ये रहा 3, 6, 9, और इससे आगे चले हम 3, 6, 9, ये रहा 3, 6, 9, इससे आगे चलो ये नहीं है 9, 6, 3 को नहीं कर देना है आपको, 3, 6, 9 होना चाहिए, 3, 6, 9, देखो ये 3 लेकिन इसके बाद में 3 है, तो 3, 6, 9, एक ये आ गया, 3, 6, 9, एक ये आ गया, 3, 6, 9, एक ये आ गया, ये 3, 9, 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, देखो 3, 6, 9, इसके बाद कोई नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, बस। ये रैंकिंग में जितने भी टाइप के सवाल हमारे बनते थे वो हम पढ़ चुके हैं। कल हम लोग एक बहुत अच्छे और नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। दोस्तों आज 2-4 बातें मैं आपके साथ करना चाहता था। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अभी किस स्टेज पर हैं और आपको कहां तक जाना चाहिए। देखो आप लोगों ने कच्चा दूध तो देखा होगा, कच्चा दूध कितने दिन तक चल जाता है। आप कहेंगे जी अगर सुबह निकालें तो हमारे घर वाले जो हैं वो इसको गर्म करते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलना, या वैसे तो इसको 2 से 4 घंटे से ज़्यादा अपने यहाँ नहीं रखते। ये है कच्चा दूध। कच्चे दूध के बाद कच्चे दूध को करते क्या है, इस दूध को आप कहेंगे जी गर्म कर लेते हैं। तो अगर गर्म दूध है तो इसको कितने दिन तक रख सकते हैं। अगर आप दूध को ले आए, ये 2 से 4 घंटे आप मान के चलिए इसको, इससे ज़्यादा देर में फिर ये खराब हो जाता है, 2 से 4 घंटे। अगर गर्म दूध है तो इसको आप कब तक रख सकते हैं। जैसे आप गांव जाते हैं, शाम को गांव जाते हैं तो दूध ले आते हैं, वो सुबह तक चल जाता है, या सुबह जाते हैं जो दूध आता है वो शाम तक चल जाता है, तो ये आपके चल जाएगा 1 दिन तक। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि अभी आप किस स्टेज पर हैं और आपको कहां तक जाना है। अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गर्म दूध के बाद अगर इसमें थोड़ा सा ठंडा करके और जावन दे दिया जाए तो इससे बनता है दही। आप मुझे बताना दही को कितने दिन तक खा लेते हैं हम लोग। तो हम दही को ज़्यादा से ज़्यादा
2 दिन तक खा लेते हैं अगर वो फ्रीज में पड़ा हो तो, ये पॉसिबिलिटी है। दही को अगर आपने पिलो लिया, मथ लिया उसको, तो उससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है मक्खन, लूणियों घी, और दूसरा बनता है उससे छाछ। तो भाई अगर मैं छाछ की बात करूं तो छाछ जनरली 3 से 4 दिन तक खाई जा सकती है। 3 से 4 दिन तक छाछ को अगर फ्रिज में रखा जाए तो आराम से खा सकते हैं। छाछ के अलावा एक प्रोडक्ट और बना था, वो है मक्खन, बटर जिसको बोलते हो आप लोग, मक्खन, लूणियों की जिसको बोलते हो। ये कितने दिन तक चलता है? तो आप कहेंगे जी मक्खन जो है वो हमारे भी माताएं जो ये काम करती है वो इसको गर्म कर देती है, क्योंकि मक्खन भी बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, ये भी खराब हो जाता है। तो मक्खन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। मक्खन जो है उसको आप 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन अगर मक्खन को आपने गर्म कर दिया तो इसके बाद इससे एक बहुत शानदार प्रोडक्ट बनता है, और वो है घी। घी, और घी की कितनी उम्र होती है आपको शायद ये पता नहीं होगा। घी और शहद इस दुनिया में 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमर होते हैं, अगर आप इनको अच्छे से रखो तो। घी की कोई उम्र नहीं है, घी कभी खराब नहीं होता। आप भी दोस्तों आज की डेट में कच्चे दूध हो, अभी बहुत तपना पड़ेगा आपको। ये जो घी बना है ये बना तो कच्चे दूध से है, तो ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप लग नहीं सकते। नौकरी लगने वालों के कोई 2 सिर या 2 पैर नहीं होते। मैं भी सर्विस में हूं, और ऐसे ही पढ़ लिख के ही नौकरी लगा जाता है। तो कच्चे दूध से आप आए गर्म दूध, उसके बाद में दही, दही से छाछ, छाछ से मक्खन, और सबसे लास्ट में बना घी। तो कुछ बच्चे अभी कच्चे दूध होंगे, कुछ को अगर साल 6 महीने की तैयारी होगी तो वो गर्म हो गए होंगे, कुछ के जावण दिया होगा, जावण से मतलब है कुछ अच्छे टीचर्स मिल गए होंगे जिनसे उन्होंने मोटिवेशन प्राप्त किया होगा, तो वो दही बन गए होंगे। कुछ जो है वो अभी छाछ पर अटके हुए हैं, कुछ जिनको 3-4 साल तैयारी करते हुए हो गए वो बन गए होंगे मक्खन। लेकिन अपने को बनना क्या है? अपने को बनना है घी, ठीक है? क्योंकि कच्चा दूध जो है वो 40 रुपए किलो है, ये 40 रुपए किलो है, और घी जो है वो 800 रुपए किलो है। आप समझ सकते हैं इसकी वैरायटी, इसके गुण, सब चीज को आप समझते हैं, ठीक है? तो आप यही मोटिवेशन अपना बनाए रखें और खुद से मोटिवेट रहें, आपको किसी दूसरे से मोटिवेट रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। और ये क्लासेज आप फ्री ना समझे, इसमें कुछ भी फ्री जैसा नहीं है, सब कुछ आपको बेहतरीन से बेहतरीन दिया जा रहा है। शुक्रिया अदा करता हूं मैं नरेंद्र जी सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है। चलिए, थैंक यू।